ये पहली वीडियो होने वाली है म्यूचुअल फंड एजुकेशन सीरीज की। वेडनेसडे और संडे को ये पूरी सीरीज आने वाली है, तो इस पूरे सीरीज को आपको ध्यान से वॉच करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको A to Z म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ नॉलेज हो जाए, जो कि बहुत सारे लोग या कि मैक्सिमम आज के टाइम में इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये चीजें बताना आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि व्यूज नहीं आता है, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। जब तक आप इन चीजों को देखना पसंद नहीं करेंगे, लोग इनके ऊपर वीडियोज नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज मिलेगा ही नहीं। आपको केवल इतना ही पता रहेगा कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है, इसी के ऊपर सारी की सारी वीडियो है। आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी, बहुत ही रेयर वीडियो मिलेंगी इन टॉपिक्स के ऊपर। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये पूरी सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल के व्यूअर हैं तो आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरे सीरीज को, जो 2 दिन आएगी हफ्ते के अंदर में, इस पूरे सीरीज को ध्यान से वॉच करना है। और मैं तो बोलूंगा इसको नोट डाउन कर लीजिए, सिंपल सी बात है, कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको अच्छे से नोट डाउन करिए कि आपको नॉलेज मिले। आपके पास बाद में भी ये चीजें पड़ी हो, अगर आप उसको नोट डाउन करेंगे, बाद में अगर कोई आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूछता है तो आपको उसको बताने में, उसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। म्यूचुअल फंड के बेसिक्स के बारे में, या म्यूचुअल फंड स्टार्ट कैसे होता है, म्यूचुअल फंड स्टार्ट से लेके म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा इन्वेस्ट करना होता है, यहां तक के पूरे जर्नी को हम इस पूरे सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको इस सीरीज के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के लीगल स्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड एक बिजनेस की तरह काम नहीं करता है, एक ट्रस्ट की तरह काम करता है। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट की तरह स्टेब्लिश है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। इसको ध्यान में रखना है अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड एक बिजनेस है, म्यूचुअल फंड बिजनेस नहीं होता है, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट की तरह काम करता है। अब आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब कि ये जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें जो भी नाम आपको दिख रहा है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन है, यही आपके म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करते हैं, मैनेज करते हैं। मतलब इन्हीं लोगों की वजह से आपका म्यूचुअल फंड काम करता है, आपका म्यूचुअल फंड अभी के टाइम में चल रहा है। अगर ये लोग ना हो तो म्यूचुअल फंड कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, म्यूचुअल फंड अच्छे से काम कर ही नहीं पाएगा। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन सेबी के अंडर में काम करते हैं। इसमें सबसे ऊपर आपको दिखेगा स्पॉन्सर। स्पॉन्सर के बारे में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन पर्सन होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब देखिए, जो स्पॉन्सर होता है वो एक प्रोमोटर की तरह होता है। जैसे कंपनी का एक प्रोमोटर होता है ना, जो पहली कंपनी को स्टार्ट करता है, उसको हम प्रोमोटर बोलते हैं, वैसे ही स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड को क्रिएट करता है, सिंपल भाषा में म्यूचुअल फंड को क्रिएट करता है स्पॉन्सर। अब स्पॉन्सर जो होता है वो इनिशियली म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब शुरू के अंदर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड का, वो करता है स्पॉन्सर। अब ये बात कर लेते हैं कि स्पॉन्सर बनने के लिए कौन सी क्राइटेरिया चाहिए, मतलब कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है स्पॉन्सर बनने के लिए, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, स्पॉन्सर को कम से कम 5 साल फाइनेंशियल सर्विस वाले बिजनेस में काम करना पड़ता है। कम से कम उसको 5 साल फाइनेंशियल सर्विस वाले बिजनेस में काम करना पड़ेगा। वो पहले काम कर चुका होगा 5 साल, उसमें भी वो 3 साल प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मतलब 5 साल के अंदर में वो 3 साल प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और जो तीसरा साल होना चाहिए वो आखिरी साल होना चाहिए, मतलब 5वें साल के अंदर में वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और पिछले 4 साल के अंदर में वो किसी में भी 2 साल प्रॉफिटेबल हो सकता है, मतलब आखिरी जो 5वां साल है उसमें भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। कुल मिला के 3 साल उसको प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, तभी वो जाके किसी भी म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर बन सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर को कम से कम 40% अपने नेटवर्थ का एएमसी के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब शुरू के अंदर में कम से कम 40% अपने नेटवर्थ का एएमसी के अंदर डालना ही पड़ेगा, तभी जाके वो स्पॉन्सर बन पाएगा किसी भी एएमसी का, किसी भी म्यूचुअल फंड का। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई न्यू फंड ऑफरिंग यानी कि एनएफओ आ रहा है, उसके अंदर स्पॉन्सर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है 50 लाख, या तो जितने का एनएफओ आ रहा है, जितने भी अमाउंट का एनएफओ आ रहा है, उसका 1% स्पॉन्सर को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ता है, तभी जाके कोई भी एनएफओ लॉन्च हो सकता है, तभी जाके कोई भी एनएफओ यहां पे मार्केट के अंदर लॉन्च होगा, तभी आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। जब तक वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तब तक कोई भी एनएफओ लॉन्च नहीं होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सेबी का एक बहुत ही बेहतरीन रूल है स्पॉन्सर को लेके, कि कोई भी स्पॉन्सर है उसको फिट होना पड़ेगा मेंटली और फिजिकली। सोचिए, सेबी ये सब चीजें भी देखती है। कोई भी स्पॉन्सर ऐसे नहीं बन सकता है, अगर वो मोटा है, अगर वो अनहेल्दी है तो स्पॉन्सर नहीं बन सकता है, उसको फिट होना पड़ेगा, एंड उसको मेंटली भी फिट होना पड़ेगा, फिजिकली भी फिट होना पड़ेगा। तो आई होप आपको स्पॉन्सर कौन होता है, ये कैसे बन सकता है, इसका काम क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोबारा अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्पॉन्सर के नीचे 2 लोग हैं, एक का नाम है ट्रस्टी और एक का नाम है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सबसे पहले हम ट्रस्टी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एएमसी के बारे में, जो कि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगर बात करें ट्रस्टी की, तो ट्रस्टी को हायर करता है स्पॉन्सर, मतलब स्पॉन्सर के द्वारा ट्रस्टी हायर किया जाता है। स्पॉन्सर कौन होता है, जो म्यूचुअल फंड को
क्रिएट करता है, जो म्यूचुअल फंड में इनिशियली पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको हम स्पॉन्सर बोलते हैं। उसके नीचे कौन होता है? ट्रस्टी होता है, जिसको स्पॉन्सर हायर करता है। ट्रस्टी का क्या काम होता है? ये म्यूचुअल फंड को चलाता है। मतलब स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड को क्रिएट करता है और ट्रस्टी म्यूचुअल फंड को चलाता है। मतलब म्यूचुअल फंड की देखरेख करता है कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई भी काम गलत तो नहीं हो रहा है, अनइथिकल वे में कोई काम तो नहीं हो रहा है। आपने बहुत बार फ्रंट रनिंग का नाम सुना होगा, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के अंदर फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लग चुका है। तो जो फ्रंट रनिंग का केस होता है ना, जो स्कैम होता है, वो कौन पकड़ता है? वो ट्रस्टी ही पकड़ता है कि उसके अंदर कौन सा स्कैम चल रहा है। इन सब चीजों को देखना काम होता है ट्रस्टी का। ट्रस्टी जो होता है वो कंप्लायंस ऑफिसर के साथ मिलकर ये काम करता है। अब कंप्लायंस ऑफिसर का यही काम होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर, जो भी म्यूचुअल फंड एएमसी होती है, उसके अंदर जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीजों को देखता है कंप्लायंस ऑफिसर ट्रस्टी के साथ मिलकर। और जो भी रिपोर्ट होता है ना म्यूचुअल फंड के अंदर का कि सब काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई काम गलत तो नहीं हो रहा है, ये कंप्लायंस ऑफिसर ट्रस्टी को देता है। कंप्लायंस के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो आई होप आपको ट्रस्टी समझ में आ गया हो कि ट्रस्टी कौन होता है। ट्रस्टी सिंपल काम होता है, म्यूचुअल फंड को चलाता है। म्यूचुअल फंड में जो भी काम हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को देखता है ट्रस्टी। अब ट्रस्टी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है अगर ट्रस्टी को किसी को हायर करना है, किसी को अपॉइंट करना है। मान के चलते हैं ट्रस्टी किसी को अपॉइंट करना चाहता है, किसी एएमसी को अपॉइंट करना चाहता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, तो उससे पहले सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी कर लें। ट्रस्टी को कोई भी काम करना होता है उससे पहले सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब जो स्पॉन्सर होता है उसको कम से कम 4 ट्रस्टी अपने अंडर में हायर करना ही पड़ता है। मतलब 4 से कम ट्रस्टी वो हायर नहीं कर सकता है। कोई भी स्पॉन्सर है, किसी भी म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर है, उसको कम से कम 4 ट्रस्टी अपने अंडर हायर करना ही पड़ेगा। अब अगर कोई ट्रस्टी एक कंपनी है तो उसके अंदर 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने ही चाहिए, 4 से कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो ट्रस्टी होता है ना, वो इथिकल होना चाहिए। मतलब वो इथिकल वे में पहले काम कर चुका हो, उसका पहले कोई खराब डेटा ना हो, मतलब वो काम सही से कर रहा हो, उसका बैकग्राउंड अच्छा हो, वही ट्रस्टी बन सकता है। कोई भी उठ के ट्रस्टी नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेबी सब कुछ देखती है। क्या वो पहले काम अच्छे से करता था, क्या वो इससे पहले कोई वायलेशन तो नहीं किया है, कोई मैनिपुलेशन का काम तो नहीं करता था, कहीं स्टॉक को मैनिपुलेट तो नहीं करता था। इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद ही ट्रस्टी कोई अपॉइंट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी डायरेक्टर, कोई भी ऑफिसर या कोई भी इंप्लॉई है जो म्यूचुअल फंड के अंदर काम करता है, वो ट्रस्टी नहीं बन सकता है। ट्रस्टी बनने के लिए बाहर का कोई इंसान होना चाहिए। एंड एक और चीज है, एक म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर कोई ट्रस्टी है, वो दूसरे म्यूचुअल फंड एएमसी का ट्रस्टी नहीं बन सकता है। मतलब ट्रस्टी बनेगा तो बाहर का होना चाहिए, म्यूचुअल फंड के अंदर का कोई इंसान नहीं होना चाहिए। अगर वो ट्रस्टी बन गया किसी भी म्यूचुअल फंड एएमसी का, तो वो उसके अलावा और कोई म्यूचुअल फंड एएमसी को ज्वाइन नहीं करेगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया हो कि ट्रस्टी क्या काम करता है और ट्रस्टी कैसे अपॉइंट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एएमसी के बारे में, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। आपने बहुत बार नाम सुना होगा एएमसी का। अब जो एएमसी होता है, इसको दोनों लोग मिलकर हायर कर सकते हैं, स्पॉन्सर भी और ट्रस्टी भी। स्पॉन्सर भी हायर कर सकता है और ट्रस्टी भी हायर कर सकता है। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रस्ट डीड। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्सर और ट्रस्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रस्ट डीड। ये दोनों मिलकर एएमसी को हायर कर सकते हैं। एएमसी का काम क्या होता है? ये म्यूचुअल फंड के अंदर जो डे टू डे ऑपरेशन होता है उसको देखना काम होता है एएमसी का, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। आप सभी को पता होगा एएमसी के बारे में। बट इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेनिफिट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, कोई भी एएमसी है उसका मिनिमम नेटवर्थ 50 करोड़ का होना चाहिए। नेटवर्थ क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। मतलब जितना भी उसका एसेट है उसके लायबिलिटी से माइनस कर दीजिए, उसका नेटवर्थ निकल के आ जाएगा। तो कोई भी एएमसी का जो मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए वो 50 करोड़ का होना चाहिए, इससे कम का नेटवर्थ नहीं चलेगा। अब जो एएमसी होती है उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कैसे कोई टर्मिनेट कर सकता है। तो देखिए, अगर कोई मेजॉरिटी वोट आ जाए ट्रस्टी का, जो ट्रस्टी होता है जो एएमसी को हायर करता है, अपॉइंट करता है, अगर उसमें से मेजॉरिटी ट्रस्टी का ये वोट आ जाए कि नहीं इसको टर्मिनेट करना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड एएमसी टर्मिनेट भी हो सकती है। एंड एक और रूल है, 75% यूनिट होल्डर, 75% जो उसके इन्वेस्टर है उस एएमसी के अंदर, जो इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर हैं, उसमें से 75% का अगर वोट आ जाए, अगर 75% सेबी को कंप्लेन कर दे और सेबी का अगर अप्रूवल मिल गया उसके ऊपर, तो एएमसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। इस रूल को याद रखिएगा, सेबी आपके लिए रूल बना के रखा हुआ है। अगला पॉइंट है एएमसी के, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर को फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। मतलब फाइनेंस फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए और भरपूर नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, तभी वो जाके एएमसी का डायरेक्टर बन सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उसने आज से पहले कोई भी वायलेशन ना किया हो, मतलब कोई भी गलत काम ना किया हो, उसने सारे काम अच्छे से किए हो, इथिकल वे में किए हो सारे के सारे काम, तभी कोई जाके किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। एंड जो आखिरी पॉइंट है, 50% जो डायरेक्टर है एएमसी के अंदर, मान के चलते हैं 4 डायरेक्टर हैं, उसमें
से 2 डायरेक्टर किसी का भी संबंध नहीं होना चाहिए किसी के साथ, मतलब वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब 50% ऑफ डायरेक्टर एएमसी के इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनका स्पॉन्सर के साथ, उनका ट्रस्टी के साथ कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। वो बाहर के कोई इंसान होने चाहिए जो आज से पहले किसी भी इंसान को नहीं जानते हो उस पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इस रूल को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। और इन्वेस्टर का क्या रूल होता है ये मैंने आपको बता दिया है। 75% यूनिट होल्डर मिलके अगर सेबी को कंप्लेन कर दे और सेबी का अप्रूवल आ जाए तो किसी भी एएमसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि स्पॉन्सर कौन होता है, ट्रस्टी कौन होता है और एएमसी क्या होती है। ये तीनों मेन ऑर्गेनाइजेशन होता है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है। अब थोड़ा सा नीचे के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशन है। पहले का नाम है कंप्लायंस, दूसरे का नाम है फंड मैनेजमेंट, तीसरे का नाम है ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, चौथे का नाम है सेल्स एंड मार्केटिंग एंड पांचवे का नाम है अदर फंक्शंस। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन एएमसी के अंडर में काम करती है। कंप्लायंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कंप्लायंस जो होता है ये ट्रस्टी के साथ मिलकर काम करता है। ये जो भी लीगल काम होता है, जो भी चीजें होती है म्यूचुअल फंड के अंदर उसको देख रेख करता है। फंड मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। फंड मैनेजमेंट के अंदर में 3 लोग आते हैं, एनालिस्ट हो गया, फंड मैनेजर हो गया और यहाँ पे डीलर हो गया। ये तीनों लोगों का काम होता है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने का। मतलब ये तय करते हैं, तीनों मिलकर तय करते हैं कि आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करना है। एनालिस्ट हो गया, फंड मैनेजर एंड डीलर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो अगला ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस। आई होप आपको नाम सुन के समझ आ गया हो कि ये कस्टमर सर्विस है। मतलब जो भी आप हेल्प मांगते हैं, ऑनलाइन के थ्रू आप हेल्प करते हैं या कोई भी कंप्लेन करते हैं, वो यहीं पे जाता है। इसके अंडर में 4 लोग आते हैं। एक आता है आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, दूसरे नंबर पे आता है कस्टडी, तीसरे नंबर पे फंड अकाउंटिंग एंड चौथे नंबर पे कैश मैनेजमेंट। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस के अंदर में। तो आरटीए के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। आरटीए सबसे इंपॉर्टेंट है। आरटीए का फुल फॉर्म हुआ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। आरटीए का केवल एक ही काम होता है कि ये इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड को रखता है। मतलब जो भी रिकॉर्ड होता है, इन्वेस्टर्स ने कौन से यूनिट को खरीदा, कितना यूनिट खरीदा, कौन से यूनिट को बेचा है, कौन से यूनिट को रिडीम किया है, कौन से यूनिट को स्विच किया है, इन सब चीजों का देखने का काम होता है आरटीए का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप हर महीने एसआईपी कर रहे होते हैं, तो आपके पास एक अकाउंट स्टेटमेंट आता होगा। उस अकाउंट स्टेटमेंट को यही भेजता है, आरटीए ही भेजता है आपको अकाउंट स्टेटमेंट आपके मेल के थ्रू। तो आपको समझ में आ गया हो कि आखिर में आरटीए का काम क्या होता है। अब अगर आरटीए के बारे में बात कर लिए तो डिपॉजिटरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए डिपॉजिटरी जो होता है ना, ये एक इंस्टीट्यूशन होता है। डिपॉजिटरी एक इंस्टीट्यूशन होता है। डिपॉजिटरी जो होता है वो डीमेट अकाउंट को होल्ड करता है। मतलब जो भी आप डीमेट अकाउंट क्रिएट करते हैं वो होल्ड करता है डिपॉजिटरी। भारत के अंदर 2 डिपॉजिटरी हैं, एक का नाम है सीडीएसएल, एक का नाम है एनएसडीएल। आपने आज से पहले नाम जरूर सुना होगा सीडीएसएल का और एनएसडीएल का। सीडीएसएल का फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, एनएसडीएल का फुल फॉर्म हुआ नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये 2 डिपॉजिटरी काम करते हैं भारत के अंदर में, जो आपके डीमेट अकाउंट को होल्ड करते हैं। तो आपको आरटीए और डिपॉजिटरी के बारे में पता लग गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, जो भी मैंने पॉइंट बताया है, अगर इनमें से कोई भी डाउट है आपके माइंड में ना, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना मत भूलिएगा। केवल देख के नहीं छोड़ना है, कोई भी डाउट है तो पूछना मत भूलिएगा। ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस में दूसरे नंबर पे कस्टडी। अब कस्टडी का नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किसी भी चीज को कस्टडी में रखा जा रहा है। अब जो एएमसी होती है ना, उसके अंदर जितने भी एसेट होते हैं उसको कस्टडी में रखता है कस्टोडियन। कस्टोडियन होता है एक म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर जो काम करता है। कस्टोडियन जो होता है वो कस्टडी में रखता है म्यूचुअल फंड एएमसी के जितने भी एसेट होते हैं। एसेट कौन कौन से होते हैं, जैसे इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इन सब चीजों को कस्टडी में रखता है। मतलब जितने भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर आप जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको सेटल करने का काम होता है कस्टोडियन का। कस्टोडियन ही म्यूचुअल फंड एएमसी के जितने भी एसेट हैं उसको अपने पास रखता है, अपने कस्टडी में रखता है। तो आई होप आपको कस्टोडियन के बारे में समझ में आ गया होगा। ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस में तीसरे नंबर पे फंड अकाउंटिंग। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, ये अकाउंट को मैनेज कर रहे होते हैं। एंड आखिरी नंबर पे कैश मैनेजमेंट, मतलब जो कैश सेगमेंट है उसको देख रेख करते हैं कैश मैनेजमेंट वाले। तो आई होप आपको ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस के बारे में पता लग गया होगा। अब एएमसी के अंडर में चौथा नाम आता है सेल्स एंड मार्केटिंग का। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये करता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आपने बहुत बार नाम सुना होगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का। वो काम करते हैं एएमसी के अंडर में। इनका एक ही काम होता है कि ये घूम घूम के म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं, म्यूचुअल फंड को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सकते हैं, वो आपको और अच्छे से इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर देगा। मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम निकाला हुआ है, इसलिए मेरे को पता है इन सब चीजों के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम देंगे तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं जो मैं आपको अभी के टाइम में बता रहा हूं। तो एक बात का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब जो अगला ऑर्गेनाइजेशन है एएमसी के अंदर उसका नाम है अदर फंक्शन, जो कि आखिरी ऑर्गेनाइजेशन है। अदर फंक्शन के अंदर 3 लोग आते हैं। पहले नंबर पे आते हैं फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये फाइनेंस फील्ड में होते हैं, फाइनेंस में जो भी काम होता है ये सब ये देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो भी हायरिंग होती है एएमसी के अंदर वो
सारा काम देख रेख ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाले करते हैं। एंड आखिरी में आता है टेक्नोलॉजी। अब देखिए टेक्नोलॉजी के अंदर आप सभी लोगों को पता होगा आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। पहले ऑफलाइन होता था, पहले आपको जाके पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था म्यूचुअल फंड के अंदर, बट आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन है। तो जो भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है, मतलब जो भी एप्स हैं जैसे ग्रो हो गया, जेरोधा हो गया, धन हो गया, ये जो भी ऐप है, आप स्टॉक हो गया, इसके थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो टेक्नोलॉजी का सेगमेंट होता है उसी को देख रेख करते हैं टेक्नोलॉजी वाले, जो कि एएमसी के अंडर में आते हैं। तो यहां तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है म्यूचुअल फंड का। ये सबसे मेन लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर काम करते हैं। अगर ये नहीं होते, अगर ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, तो आपका म्यूचुअल फंड कभी चल ही नहीं पाता, आप कभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाते। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। बतौर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अगर आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं है तो आप झूठ मूठ का म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी एसेट क्लास है, उसके बारे में अगर आपको डिटेल में नॉलेज नहीं है ना, तो आप पैसा मत इन्वेस्ट करिए, आपको पहले पता होना चाहिए। तो आई होप आपको यहां तक सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लग गया होगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है, इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में से कोई भी डाउट चल रहा है, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, सीरीज की पहली वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के अंदर ये भी टाइप करना मत भूलिएगा। आपको कितना नॉलेज मिला, क्या क्या सीखने को मिला, ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आने वाले जो वीडियोज है वो आपको नहीं मिलने वाले हैं इस सीरीज के। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।